Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile. कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. जहां जहां भी इन्होंने LOC के ऊपर खोला है, मैं आपको बताया कि उधर इनको जवाब दिया गया, और अगर किसी किस्म की भी हरकत करेंगे तो उसका पूरा भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहां से फायर आया था। Talks are in the interest of both countries. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको। नाजरीन, भारत का जंगी जनून अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। रात से जिस तरीके से सरहदी दरअंदाजी की जा रही है भारत की जानिब से, जिसको भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्रॉस फायरिंग के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दे रहा है। और ये भी आपको बताते चलें कि सर्जिकल स्ट्राइक्स से वो जो लफ्ज है वो बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इससे पहले भारत ने धमकी लगाई थी पाकिस्तान को उड़ी हमले के बाद कि उड़ी हमले से पर जिस तरीके से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया कि जी पाकिस्तान ने ही हमला करवाया है, पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द जो है वो भेजे गए थे। इसके बाद भारत ने कहा कि वो महदूद पैमाने पर जंग का मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसी महदूद पैमाने पर जो जंग की जाती है जिसमें सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता है, सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया जाता है, बल्कि जो मिलिट्री आपकी बेसिस होती हैं उनको निशाना बनाया जाता है, जो आर्मी दस्ते आपके होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी होती हैं उनको निशाना बनाया जाता है, और इसी को सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम भारत ने दिया। और कल होने वाली जो फायरिंग जो भारत की जानिब से की गई है, भारत उसको सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दे रहा है। गोया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। 2 पाकिस्तानी जवान और 1 सिविलियन इसके नतीजे में जो हैं वो शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द अमल आया है, पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं है, इसके कोई सबूत नहीं है, झूठा दावा किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, बल्कि ये मामूल की जो क्रॉस फायर होती है क्रॉस द बॉर्डर, ये वो स्ट्राइक थी। नाजरीन, जिस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो ये जंगी जुनून है जिसमें भारत इस वक्त मुब्तला है, और पाकिस्तान गो के एक सेन पोजीशन लिए हुए है। लेकिन जंग की तबाहकारी के हवाले से ऐसा लगता है कि शायद भारत भूल गया है कि दोनों ममालिक जो है वो एटमी हथियार रखते हैं, और खुदा न खास्ता अगर इस खित्ते में जंग होती है तो उसके नताइज जो है वो बहुत ही भयानक सामने आ सकते हैं। जंग की तबाही अगर देखनी है, अगर एटमी हथियारों की तबाही देखनी है तो हिरोशिमा और नागासाकी को हमें नहीं भूलना चाहिए, और मौजूदा दौर में अगर हमें जंग की तबाही देखनी है तो फिर इराक को नहीं भूलना चाहिए, आपको शाम को, अलेप्पो, हल्ब को नहीं भूलना चाहिए, जहां पर किस तरीके से मासूम शामी बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, खवातीन जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है। और अभी अक़वाम मुत्तहिदा में बान की मून ने भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई ज़िबा खाना है जो शाम बन चुका है। यही मुकद्दर हो सकता है पाकिस्तानी अवाम का, यही मुकद्दर हो सकता है भारतीय अवाम का, अगर भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत अपने इस जंगी जुनून से बाहर ना निकली। आपको बताते चलें कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास 110 से लेकर 130 एटमी हथियार हैं, जिनमें से 66% किसी भी वक्त हमले के लिए बिल्कुल तैयार है, और पूरा भारत पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में है। तो हम कमजोर नहीं है, लेकिन यह भी मत भूलिए कि अगर पाक भारत एटमी लड़ाई हुई और उसमें सिर्फ 100 वॉर हेड्स का इस्तेमाल भी हुआ तो हर वॉर हेड के इस्तेमाल से 2 करोड़ 10 लाख यानी कि 21 मिलियन अफराद जो हैं वो मारे जाएंगे। बरसगीर में 2 अरब अफराद बिल वास्ता तौर पर मुतासिर होंगे। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। क्या वजह है कि भारत जो है वो जंगी जुनून में इतनी इंतहा को पहुंच गया है कि वो इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को नजरअंदाज कर रहा है कि जंग में कोई नहीं जीतता, सिर्फ इंसानियत हारती है, सिर्फ मौत का रक्स होता है। इसी पर हम जरा बात करेंगे आज प्रोग्राम में, और अपने पैनलिस्ट से भी मैं आपका तारुफ कराती चलूं। मेरे साथ इस्लाम स्टूडियो से मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मेहर तारड़ साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डेली टाइम्स की, स्काइप पर मुझे ज्वाइन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर आपकी आमद का भी। इसके साथ साथ कर्नल दनवीर सिंह मेरे साथ मौजूद होंगे, इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं, टेलीफोन पर मुझे प्रोग्राम के लेटर जो हाफ होगा उसमें ज्वाइन करेंगे। और कुछ ही देर में अमजद शोएब साहब भी दफाई तज्जियाकार हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। एक वक्फा फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सेनेटर साहब, भारत
जिस तरीके के रवैये पर कारबंद है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब ऐलाने जंग किया जा रहा है भारत की जानिब से, और पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है नहीं जी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। पहले तो आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, गो के आर्मी चीफ साहब की और DGISPR की स्टेटमेंट आ चुकी है, लेकिन मैं हुकूमती मौक़िफ़ लेना चाहूंगी इस हवाले से। क्या अपडेट्स हैं, क्या हुआ है? ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी तो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारूख, आप देखें हमारी जो नैरेटिव्स हैं, पाकिस्तान की नैरेटिव जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसको पूरी दुनिया के सामने बयान किया, हम उसी पे आज भी कारबंद है और हम रहेंगे। हमने कहा है कि बावजूद बहुत सारे इस चीज़ के कि हमारे मुल्क में भी दरअंदाजी की जाती है, जो हमारी टेररिज्म है जिसके सबसे ज़्यादा हम विक्टिमाइज हुए हैं, वो हमारे बैरून मुल्क, हम किसी के तरफ डायरेक्ट इशारा भी नहीं करते हैं। ठीक, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, हमने कहा कि हम नॉन स्ट्राइकर हैं, हमने वहां भी कहा कि हम आपसे बात कर रहे हैं और हम अमन के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, और अनकंडीशनल। आज हिंदुस्तान से एक बड़ी बेवकूफ़ी हुई है। आलमी ज़मीर या आलमी जब मीडिया इसको हाईलाइट करेगा तो उनका आर्मी का जनरल आके कहता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। दैट मीन्स दैट इज एन एविडेंस एंड एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया कि वी आर द एग्रेसर। अब अगर इंडिया किस मुल्क से जो उनकी माइंडसेट वो खुल के कहीं ना कहीं जितना भी चालाक हो, कहीं ना कहीं चालाकी किसी मुजरिम की पकड़ी जाती है। जिस तरह से उन्होंने पैलेट लगाया कश्मीरियों के ऊपर, उनके चेहरे, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं, उनके चेहरे काफी हैं गवाही देने के लिए। दिस इज ए सेल्फ कन्फेशन कि आपने ये नहीं कहा कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, ये नहीं कहा कि ये एक रूटीन की पूरी दुनिया में जो आर्मी पेट्रोल कर रही होती। यू हैव सेड दैट इट इज ए सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। अब पाकिस्तान कहे ना कहे, उन्होंने कह दिया, और ये उन्होंने अपने पार्ट में गलती की कि दे आर एग्रेशन किया है, वो हमला आवर हुए हैं। हमें ये हक हासिल है फिर अपने दिफा का कि हम अगर अपने दिफा में जितना नुकसान अपने हमलावर को कर पहुंचा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। मैं इस पर भारतीय दिफाई तज्जियाकार का भी मौक़िफ़ जानना चाहूंगी। दनवीर सिंह मेरे साथ मौजूद है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दनवीर सिंह साहब, जो बात मेरे साथ मौजूद है हुकूमती रहनुमा, उन्होंने की, उन्होंने कहा कि भारत ने तो ये सेल्फ कन्फेशन दे दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, और इससे अब भारत जो है वो एक स्टेप पीछे चला गया और पाकिस्तान को अब अपने दिफा का हक हासिल है, और एक तरीके से भारत ने अपनी कमजोरी दिखा दी। भारत ने ये दुनिया को बावर करा दिया कि जो हमला आवर है वो भारत ही हुआ है। तो ये गलती हुई है भारत से, ये जानबूझकर किया गया है? आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल, हिंदुस्तान में जो यहाँ पे फिजा है ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी, मतलब यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ का माहौल बहुत अपबीट है। यहाँ पे इस चीज को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। दूरी पे हमले के बाद में हमने जवाबी कार्रवाई करी और हमारे 4 और 9 पैरा कमांडो के जो जाबाज जो पैरा ट्रूपर्स थे उन्होंने ये एक्टिविटी करी, और ये हेलीकॉप्टर माउंटेड ऑपरेशन हुए बिम्बर गली से लेके और लीपा वैली तक, और इसके अंदर हमारे मुताबिक 35 से 38 आतंकवादी और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया। लेकिन अगर BBC की माने तो तकरीबन 140 से 160 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। जहां तक सवाल है कि ये हिंदुस्तान ने कोई गलती करी है या नहीं करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बड़े दिनों से फौज की मांग थी। ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ जो था, वो न्यूक्लियर धमकी जो देता था, वो ब्लफ कॉल हो गया है और पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। अब उम्मीद करी जाती है कि पाकिस्तान को रियलिटी समझ में आएगी और हमारी साइड में इस तरफ से हिंदुस्तान की फौज पूरी तरह मुस्तैद है। और दनवीर सिंह साहब, बिना किसी सबूत के आपने इल्जाम आयद किया, उसकी तहकीकात के लिए भारत ने इंतजार नहीं किया, इल्जाम आयद किया पाकिस्तान पे, और इल्जाम की बुनियाद के ऊपर यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो वफद था उसको भी नहीं आने दिया गया, उनसे ही कम से कम जो है इंक्वायरी करा ली जाती है। उसके बगैर सर्जिकल स्ट्राइक्स एक नेशन का लॉन्च करना। हिंदुस्तान एक बहुत ही जिम्मेवार मुल्क है दुनिया में, और हिंदुस्तान की बात जो है पूरी दुनिया में सुनी जाती है। हिंदुस्तान एक जमहूरियत है और यहाँ पे हमारी बात की वैल्यू बिल्कुल अलग है। हमको आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करें। अगर हिंदुस्तान ने इस प्रकार का मौक़िफ़ रखा है, इस प्रकार की बात करी है कि हमारे पास एविडेंस है, आप DNA के सैंपल ले लीजिए। हमारे पास जिंदा पाकिस्तानी आतंकवादी है बहादुर अली, और हमने 4 और जो तो सर फिर अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन को आने देते, उनको मुआयना करने देते, फिर घबराहट किस चीज की?
نہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. اقوام متحدہ کا ہندوستان کی ٹیریٹری میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو کسی بھی حالت میں یہاں پہ آنے نہیں دیا جائے گا, کیونکہ ہم لوگ بالکل سکشم ہے اپنے. اچھا, یہ اس کا آپ کا جواب دینا چاہیں گے نہال ہاشمی صاحب؟ جی نہال صاحب. جناب سنگھ صاحب, دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ممبر ہیں, سگنیٹری ہیں UN کے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر میں UN آبزرورز تعینات ہیں, اور سمر اور ونٹر کبھی سری نگر ہوتے ہیں اور کبھی پاکستان میں ہوتے ہیں. تو وہ جو آبزرور ہیں آج کل وہ سری نگر میں ہی تعینات ہیں. آپ اڑی کا ان سے کروا لیں انکوائری, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں ایک منٹ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں میں آپ کی جانکاری دوسری بات آپ شیئر کرنا تھا کہ آپ نے آج یہ ایڈمٹ کیا کہ یو کمیٹڈ این اسٹیٹ ٹیررزم. اور تیسری بات, اگر جمہوری ہیں, میں آئی اپریشیٹ سنگھ صاحب پلیز لیٹ می الاؤ, آئی اپریشیٹ کہ آپ کا ملک جمہوری ہے اور دنیا میں سنی جاتی ہے آپ کی بات. آپ کے جو مظلوم لوگ ہیں انہیں بھی جمہوری حق دیں. آپ کی پردھان منتری جناب نہرو صاحب گئے تھے, نہیں نہرو صاحب گئے تھے جنوری 1948 میں ہمارے خلاف کمپلین لے کے کہ جناب کشمیر میں UN انٹرونشن کیا جائے, تو ہم نہیں گئے تھے, یہ آپ گئے تھے. تو تب تو آپ نے UN کو مانا, لیکن آج آپ UN کی آمد سے ٹھیک ہے, یہ تو اگر آپ UN کو نہیں مانتے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو پھر آپ UN سے واپس آ جائیں. آپ جواب دے دیجیے. ایک منٹ میں جناب, ایسا ہے آپ نے بھی یہ پورا پڑھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے, لیکن آپ اپنی رعایا کو گمراہ نہ کریں. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن نمبر 47, اس میں یہ بولا گیا تھا کہ دونوں ملک جو ہیں سب کلاس 4 جناب سنیے, ان کو یہ بولا گیا تھا کہ پاکستان کے جو حملہ جو ہیں وہ واپس آئے اور اپنی سیما میں آئے. ہندوستان جو ہے پورے ریاست جموں کشمیر کو سیکیور کرے اور اس کے بعد میں انتخابات کرائے, رائے شماری کرائے. لیکن پاکستان اس چیز کو نہیں مانا اور ہندوستان ابھی وہیں پہ ہے. اور UN ریزولوشن 47 کے تحت یہ ایک ایڈوائزری تھی, یہ ایک ایڈوائزری ہے, یہ کوئی پابندی نہیں, یہ کوئی جبرن وہ نہیں تھا کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا. یہ صرف ایک ایڈوائزری تھی, اور اسی ایڈوائزری کے تحت جو ہم نے شملہ ایگریمنٹ کیا تھا, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم اس کو ریزالو کریں گے. تو جب ایک بار یہ ہو گیا تو یونائٹڈ نیشن کے جو ملٹری آبزرورز ہیں یا یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے وہ اپنے آپ نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہے. اچھا, میں اس پر میرے دوسرے اینالسٹ کا بھی رسپانس لے لوں, دنویر سنگھ صاحب. آج کی تاریخ میں دنیا آپ کی اس بات کی تصدیق نہیں کرتی ہے, ایگری نہیں کرتی ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے, پاکستان اکیلا. دنویر سنگھ صاحب, میں اپنے دوسرے اینالسٹ کا بھی اس کے اوپر رائے لے لوں. جی جل صاحب خوش آمدید بھی آپ کو کہتے ہیں. دو چیزیں, ایک تو یہ جو وڈرال میڈم معافی چاہتا ہوں, میرے کو دوسرے چینل پہ جانا ہے. تو جی دنویر صاحب ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جل صاحب, میں دونوں چیزیں جو یہ کہہ رہے ہیں, پہلی بات یہ کہ جو ٹروپس کے وڈرال کا تھا, جب ریزولوشن پاس ہوئی تو اس کے بعد پاکستان نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ دونوں کے ٹروپس اکٹھے وڈرا ہونے چاہیے. چنانچہ یہ ایک کورسپونڈنس چلی اور جو میڈیٹرز تھے انہوں نے رپورٹ دی جا کے یونائٹڈ نیشن کو, اور یہ ایگری ہوا کہ دونوں طرف کی افواج جو ہے وہ اکٹھی وڈرا کی جائیں, کیونکہ یہ پاکستان کا اعتراض تھا. تو یہ تاریخ کو بھی صحیح طریقے سے کوٹ نہیں کر رہے, یہ سب کلاس 4 میں ہے. ہاں اچھا, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ یہ کیا کہہ رہے تھے ان کا, سر وہ تو چلے ایک بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں, یونائٹڈ نیشن کا کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے سملا ایگریمنٹ کیا, اور سملا ایگریمنٹ کے بعد, حالانکہ سملا ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ارسپیکٹو آف دوز, یہ جو یونائٹڈ نیشن کی ہیں کلازز, یعنی دوز کلازز ول اسٹے, ہم اس کو یونیلیٹرلی اس کو حل کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یونیلیٹرل اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں. اب 45 سال میں اگر آپ بائیلیٹرلی اگر 45 سال میں آپ حل نہیں کر سکے تو آپ جل صاحب یہ سیلف کنفیشن آ گیا بھارت کی جانب سے کہ جنہوں نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. اس کے بعد اب پاکستان کا ممکنہ رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں دفاع کا اس وقت بھرپور حاصل ہے حق, لیکن وہ جو دنویر سنگھ صاحب بات کر رہے تھے نا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی اپنے دفاع میں کیا, آپ نے اڑی حملہ کیا بنا انہوں نے ثبوتوں کے الزام عائد کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی جو سرجیکل سٹرائکس کی ہیں وہ ایکچولی ہم نے بھی دفاعی پوزیشن کے اوپر لی. دیکھیں بات یہ ہے کہ سرجیکل سٹرائک اگر تو واقعی کو پیچھے ہمارے کی ہے,
जिसका तो उसका हमें तो नहीं पता भाई, जो अभी तक उसके कोई शवाहिद नहीं है। एग्जैक्टली, हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है। तो फिर ये अगर वो ना आपने दिए, अगर वो शवाहिद नहीं है और गलत है, तो फिर ये अपने लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। और ये वो गैज़ो गज़ब जो इनकी हुकूमत के ऊपर था, भारत तो कभी शवाहिद देता ही नहीं है ना। वही कह रहा हूं। लेकिन देखें, बात ये है अगर कोई लोग मारे गए होते तो वो चीज, ये पहली बात तो ये छुपती नहीं, और अगर दिन पूरा गुजर गया और हमें सुबह नहीं पता था तो शाम तक तो पता लग जाता कि कहीं क्या कुछ हुआ है। हर सूरत हम मजीद क्लैरिफिकेशन अपने ISPR से मांगेंगे। वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स की फुटेजेस मौजूद हैं, तस्वीरें ली गई हैं, वीडियो बनाई गई है, हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि ये मामूल की क्रॉस फायर जो LOC पे फायरिंग है वो तो वायलेशन है, वो तो आप बिल्कुल कहेंगे कि जी वो वायलेशन और दुरुस्त इकदाम नहीं है जो, अगर आप हम भी उसकी बात भी। लेकिन अगर कोई ड्रोन वगैरह कहीं फायर हुआ है जिसका कोई ऐसे इलाके में या ऐसी जगह पे इन्होंने फायर किया जिसका पता नहीं है, जो ये आतंकवादी कहते हैं, अगर वो कैंप होता वहां पे तो वो तो हमारे नॉलेज में होता। ठीक, कैंप में अगर कोई ऐसी चीज होती तो जो खौफनाक काम सर, जो खौफनाक काम किया है उन्होंने एडमिशन किया है, सर्जिकल स्ट्राइक एडमिशन। लेकिन जिस तरीके से वो जितने क्या कह रहे थे, ढिठाई के साथ कह रहे थे कि जी आप मवाजना ना करें पाकिस्तान और भारत का, वो ऐसे लग रहा था कि भारत तो जो चाहे कुछ भी कर सकता है और लोग उन्हीं के सुनेंगे, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है जिस पर अगले हिस्से में हमें बात करनी चाहिए। ये इनका वहम है। बात ये है कि हम बिल्कुल ठीक है कि हमने अपना नैरेटिव उतना एग्रेसिवली नहीं परसू किया जितना करना चाहिए था, जिसमें लेकिन उसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। नहीं, वो एक मैं समझता हूं कि एक रवादारी थी कि हम जंग नहीं चाहते, जंग नहीं, हम जंग लेकिन नहीं ये चाहते, है कि अब आज के बाद आप अपना नैरेटिव भी बड़ा एग्रेसिवली रख सकते हैं। वो नैरेटिव क्या होना चाहिए, जरा मैं बात करूंगी, नाजरीन साथ ही रहिएगा। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। महर तारड़ साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेली टाइम्स। महर आपको खुशामदीद कहते हैं। महर आप आज सुबह से ही भारतीय मीडिया पर जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं, बेशतर प्रोग्राम्स में भी आपको लिया गया है और आमतौर पर भी आप जो है वो भारतीय टीवी चैनल्स पर अपने व्यूज देती रहती हैं। महर, ये जो भारतीय मीडिया जिस तरीके से वो चाह रहा है कि जंग हो जाए, मुझे भारतीय हुकूमत का नहीं पता, लेकिन भारतीय मीडिया जो है मुकम्मल तौर पर जंग कराने के चक्रों में है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जंगी जुनून जो है, ऐसे लगता है कि भारतीय हुकूमत भारतीय मीडिया के हाथों यरगमाल बनी हुई है? मारो, कैन यू हियर मी? जी अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो लोग ऑफ कोर्स समझते हैं और जस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है, सर्टेन चीजें प्रूव हुई हैं कि उनके मुल्क में जो भी कोई टेरर अटैक होता है उसमें पाकिस्तान के स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स का किसी ना किसी तरह हाथ होता है। अब ये उड़ी अटैक हुआ, उसमें अभी ऑपरेशन जारी था तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने हमला किया, बिकॉज दे ऑलवेज से कि पाकिस्तान के अलावा हमारे पे और कश्मीर में हमला कौन करेगा। उन्होंने बजाय ये देखने के कि उनका बॉर्डर कितना वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड, उसमें थर्मल इमेजिंग है, उसमें सेंसर्स हैं, उसमें जो डबल रो वायरिंग हुई, आई मीन इट्स अ वेरी सिक्योर बॉर्डर। आई डोंट थिंक कि किसी के लिए भी अभी मैं सिर्फ एक चैनल पे आज गई हूँ, बिकॉज आज आई मेड अप माई माइंड कि मैंने किसी इंडियन चैनल पे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता था पाकिस्तान के बारे में क्या बातें करेंगे और मुझे वो किसी तरह सुनने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त पाकिस्तानीज कि मैं ऐसे चैनल्स पे चले जाऊं जो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। उनके अभी किसी जनरल ने कहा, किसी एक्स जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ये बहुत सिक्योर बॉर्डर है पाकिस्तान की तरफ से और ये है वहाँ पे ऐसे है और तो बहुत मुश्किल है किसी का वहाँ से आना और पाकिस्तान की फौज के बगैर, मदद के बगैर। मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से तो आ नहीं सकते, तो आपके फौजी उनकी हेल्प करते हैं उनको अंदर एंटर होने में। मैंने कहा मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसकी ऑफ कोर्स कोई एक्सप्लेनेशन दी। फिर उनके चैनल पे किसी ने ये कहा कि जिस चैनल पे मैं थी, उन्होंने कहा कि 40 लोगों के मरने की खबर आई है, 40 टेररिस्ट मरे हैं। उन्होंने इंडियंस ने जिस कैंप पे हमला किया उसमें फौजी भी थे, रेंजर्स भी थे और उसके बीच में टेररिस्ट भी थे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने ये डिफरेंशिएशन कैसे की, वो टेररिस्ट ने हाथ में प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे कि वो टेररिस्ट हैं और वो मिलिटेंट्स हैं और वो जो भी हैं। तो मैंने उनसे फिर सवाल पूछा, मैंने कहा कि मुझे अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जबकि फौज जहाँ पे है वहाँ पे ये नौजवान 20-20, 21-21, 22 साल के जो सिपाही हैं उन्हीं के बीच में सो कॉल्ड टेररिस्ट बैठे हुए हैं जो कि ये प्लान करें कि आपके मुल्क पे हमला करेंगे, तो ये मैं कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।
तो उन्होंने जी मैं जो सवाल आपसे किया था ना कि भारतीय मीडिया जो वॉर कराना चाहता है, हुकूमत का तो पता नहीं, उनके जर्नैलों का तो पता नहीं, लेकिन इस चीज को क्या वो नहीं जानता कि जंग जो होती है उसमें कोई जीतता नहीं है, सिर्फ इंसानियत हारती है? आपको लुक मारूख, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई एनीथिंग दे आर सेइंग। आई डू बिलीव कि उनके कुछ चैनल्स बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग करते हैं और बहुत ज्यादा हाइपर जिंगोइज्म करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे चैनल्स भी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते इस तरह का नैरेटिव सामने लाने में। आप लोगों का सबका ये काम है कि फैक्ट सामने लोगों के रखें कि वो हमारे पे ये इल्जाम लगाते हैं, हम आगे से ये जवाब देते हैं, उनका आगे से ये एक्शन है, हमारा आगे से ये रिएक्शन है। मैं एक सेकंड दीजिएगा, अभी आपने जो नैरेटिव की आपने बात किया ना, अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले जनरल साहब यही कह रहे थे कि जी हमारा बड़ा स्ट्रांग नैरेटिव जो है वो होना चाहिए। जनरल साहब वो क्या नैरेटिव होना चाहिए? फिर मैं जरा PMLN की जानिब में नैरेटिव ये होना चाहिए कि आप ज़हन में ये रखिए कि 2008 में बॉम्बे में वाक़या होता है और फिर 2007 में 2015 में दिसंबर में पठानकोट का वाक़या होता है। इन 7 महीनों में 7 सालों में इंडिया में कोई ऐसा टेररिज्म का वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तान में सैकड़ों वाक़यात हुए, हजारों लोग मारे गए, लेकिन इंडिया एक ही राग अलापता रहा पूरी दुनिया में और कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, पाकिस्तान टेररिस्ट और पूरी दुनिया को बावर कराया उन्होंने एपिसेंटर टेररिज्म। अब हमारा उसमें वो कामयाब भी रहे, कामयाब रहा 2 हमलों, और हमारे हाथ 10,000 हमले हो जाते हैं। कुलभूषण यादव चलता फिरता सबूत हम गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं आपको आगे चलना चाहिए कि हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए। इवन आर्मी पब्लिक स्कूल, उसमें भी तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडियन कॉन्सुलेट से बैठ के इनसे बात कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा, उसकी रिकॉर्डिंग। लेकिन सर हम तो कहते हैं पठानकोट में जो कॉल आ रही थी पाकिस्तान की आ रही है, हम तो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, हम तो FIR काट लेते हैं। यही तो आपसे कह रहा हूं, आपने बरामदा मुफ्ती को देखा, वो उनके पास है बरामदा मुफ्ती जो बलोचिस्तान में सारा टेररिज्म कराता रहा। बिल्कुल। कुलभूषण पकड़ा जो सर्विंग ऑफिसर है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं, वो स्टेट एक्टर है जो कि सर्विंग आदमी। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर इन्होंने लेकिन हम कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर क्यों बात करें, इंडिविजुअल की बात प्राइम मिनिस्टर क्यों करें? बनाने में मुफ्ती बानी का किरदार या जो टेररिज्म होता रहा उसका उन्होंने खुद एतराफ किया जी हम तोड़ने में। श्रीलंका में इन्होंने टेररिज्म करवाया, लाल किले में भी तकरीर, कश्मीर। अब आपके पास और कितने सबूत होने चाहिए कि आप एक अपना नैरेटिव लें या आप अपना केस आप पूरी दुनिया के सामने केस लेके जाएं, आप जाके हर जगह बात करें कि जी असल तो टेररिज्म के मारे हुए हम लोग हैं और ये इंडिया के लिंक्स हैं। नाम नहीं लेते हम भारत का नाम तक नहीं। एक बात मारूख, अगर मैं आप ये देखो कि अभी जो स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने आई डू बिलीव कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, एंड इवन दो आई वेरी स्ट्रांगली फील फॉर कश्मीर और वहां पे जितने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, मैं हर दूसरे दिन एडिटोरियल्स भी लिखवाती हूँ, उनके बारे में आर्टिकल्स भी छापती हूँ, बट आई डू बिलीव के उनको और इश्यूज के बारे में भी बात करनी चाहिए थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है बलोचिस्तान। उन्होंने बलोचिस्तान के बारे में कोई बात की ही नहीं, ना उन्होंने बलोचिस्तान में जो हम समझते हैं अलेजिड है या जो इनके पास प्रूवन है, ये यादव और इस तरह की जो चीजें, आवर प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली मैनेज टू just forget about so it's a missed opportunity at our end। मैं PMLN की जानिब आना चाहूंगी, वक्फे के बाद स्ट्रेट आपकी जानिब आ जाती हूँ। सवालात बहुत सारे हुए हैं निहाल हाशमी साहब आपके लिए, नाजरीन साथ ही रहिएगा। नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो गए निहाल हाशमी साहब आपके लिए। निहाल हाशमी साहब, महर तारड़ साहब भी ये तस्लीम करती हैं कि एक नैरेटिव होना चाहिए, और जनरल साहब ने भी बात की कि नैरेटिव होना चाहिए। सर जी चलते फिरते सबूत हमें मिलते हैं। कुलभूषण यादव को क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी थी DG ISPR ने, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौका मिला था, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। प्राइम मिनिस्टर बलोचिस्तान का इशू टेकअप नहीं करते, आप कहते कश्मीर के साथ पैरेलल ड्रॉज हो जाएंगे। मुझे ये मत बचेगा कि क्यों नहीं किया, बट द पॉइंट इज सर कि अगर हम इसी तरह अपनी अपॉर्चुनिटीज जाया करते रहेंगे तो वो तो दरअंदाजी करते रहेंगे, वो तो बात करते रहेंगे, हम क्या करें? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में वो कश्मीर के मजलूम ज्यादा अहम थे। पाकिस्तान के वो जो भारत को जवाब कौन देगा? सुन तो लेना, भारत को जवाब दिया है द डे कौन सा जवाब दिया? सुन तो लेना आप, द डे सुषमा स्वराज ने जब बात किया उसी UN के बिल्डिंग में पाकिस्तान के मलिहा लोधी साहब ने जो लेवल से जवाब दिया गया। हम कुलभूषण यादव को हीरो नहीं बना सकते। हीरो कौन सा बना रहे हैं सर? आपने चलता फिरता एक सबूत पकड़ा है, तो हमने दिया भी है ना पूरी दुनिया। आर्मी चीफ बोला, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लंदन में प्राइम मिनिस्टर ने जब इलाज के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हमने बुरहान वानी को, वो कश्मीर के लिए हम गए थे। आप दोनों का मिक्स। भारत को आपको नहीं पता कि भारत बलूचिस्तान पे आएगा? हाँ, आने दे,
वो हमारा सेटल्ड एरिया है, हम उसको एट पार लेंगे। कश्मीर और बलूचिस्तान मिला के कश्मीर के केस को मार दें। उनके अंदर हम तो कुलभूषण की बात कर रहे हैं जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। आपको बताना चाहिए था कि बलूचिस्तान में दरअंदाजी कर रहा है भारत। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े कैटेगरी बैरूनी ममालिक का नाम लिया सर, भारत का नाम नहीं लिया, मोदी का नाम नहीं लिया। वो कन्फेस करता है कि पाकिस्तान को तोड़ने वाला मैं। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है वो बड़ा इन बिटवीन द लाइंस बात की जाती है और उसको फिर उसके बाद उसके डेफिनेशंस आते रहते हैं, लोग एक्सप्लेनेशन तज्जिया आप और हम बैठ के तज्जिया करते हैं। बिल्कुल उन्होंने कश्मीर के बारे में कितनी करेक्टली उन्होंने कहा दिस इज द इंडिजिनियस मूवमेंट। बड़ा क्लियर। दूसरी बात है आपका होगा कुलभूषण विलन, इंडिया का 1 अरब का हीरो है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुलभूषण यादव को हीरो बनाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस बात को एडमिट करे कि हाँ बलूचिस्तान में एक डिस्प्यूट जारी है, नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हम क्या बात करें, उसने कहा कि हम सबसे ज्यादा विक्टिम हम है टेररिज्म के। प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबसे ज्यादा विक्टिम दुनिया में परसेप्शन क्या है, हमारे कहने को छोड़ दुनिया में परसेप्शन क्या है, दुनिया तो करवा रहा है वो कहलवा दिए। देखिए डोजियर दिया गया है, सरताज अजीज साहब इससे पहले भी जाके करते रहे। पूरी दुनिया में हमने डिप्लोमेट्स भेजे हैं, पार्लियामेंटेरियंस भेजे, पूरी दुनिया में पार्लियामेंटेरियन भेजे। मलिया लोधी इस काम के लिए मामूर थी, इस काम के लिए तारिक फातमी मामूर थे। सर जी वॉर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक स्ट्रांग नैरेटिव हमारा मिसिंग है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा है और आप अपने प्राइम मिनिस्टर को इंडियन वजीर खारजा के लेवल पे ला रहे हैं। जी मेहर जी क्विकली ऐड आप ऐड करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अमेजिंग बात यह है कि पाकिस्तान की बहुत बैडली इमेज इफेक्ट हो चुकी है पिछले एक डेकेड में, बल्कि 2001 से। जी हर दूसरा तीसरा चौथा बड़ा टेररिस्ट कोई ना कोई कहीं ना कहीं को पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही, ना मैं कह रही हूँ कि पूरी पाकिस्तान स्टेट, ना मैं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ, बट सर्टेन चीजें तो हमने एक्सेप्ट की है ना कि फलां बंदा पकड़ा गया, फलां बंदा हमने तो एफआईआर दर्ज कर ली, हमने तो एफआईआर दर्ज कर ली, हमने तो मुकदमा दर्ज कर लिए, ओसामा बिन हमने तो एडमिट कर लिया हमारे से में ओसामा बिन लादेन की। देखिए ओसामा बिन लादेन हालांकि था नहीं, मैं आज भी ये बिलीव करता हूं कि अगर ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में होता तो अमेरिका उसकी एक नुमाइश लगाता आलमी। उसने कहा हमने आपने जिस दिन ओबीएल को एडमिट किया है उस दिन ही आपने सबसे बड़ी गलती की। नहीं मानते हैं हम अपनी किसी भी अपने फ्लॉ को नहीं मानते, यही हमारे मिस्टेक है। बिल्कुल सही कह रही हैं, एब्सोल्युटली। ओसामा बिन लादेन में क्या हुआ? आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट में इतने ज्यादा Maruk, allow me to say something. I'm not going to name the person. There's a serving SSP जो कि डेली टाइम्स के लिए अक्सर लिखते हैं। बाकायदा पाकिस्तान के पास लिस्ट्स हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं, उनके नाम हैं, उनके कास्ट्स हैं, उनके बैकग्राउंड्स हैं, उनके मैरिटल स्टेटसेस हैं, किसको कोई मैट्रिकुलेशन है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, एक चीज की इंफॉर्मेशन है उनके पास, किसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ। ठीक है मेहर, वक्त मेरे पास कम है, ठीक है। सारी वो ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं एडमिट करते। अफगानिस्तान ने दिया, वो हमें नुकसान पहुंचाया उन्होंने। अगर वो लश्कर तैयबा है, वो जैश मोहम्मद है, परवेज मुशर्रफ के ऊपर हमला, शौकत अजीज के ऊपर हमला, PAF की बस सरगोदा में कौन मना करता है बंद करने से? जनरल साहब कौन मना करता है? सबको सब कुछ पता है। तो 20 सेकंड्स में मुझे देखें, बहुत सारा वक्त पे ये होता रहा कि ये स्पेकुलेशन रहती है कि जी ISI गालबन उनको प्रोटेक्ट करती है, पुलिस कह दिया जी हमने हाथ नहीं डाला इसलिए कि ISI प्रोटेक्ट कर। ISI ने कह दिया प्राइम मिनिस्टर को कि हमारा कोई लेना देना इससे नहीं, आप बंद करें। इनको पकड़े मारे, लेकिन ये डरते हैं। मौलाना अब्दुल अजीज साहब बैठे हुए हैं, उनके बारे में तो एक्शन लिया नहीं जाता, लेट साइड किसी और के बारे में एक्शन लेंगे तो काम आसान नहीं है करने वाले से। जब आप बात करते हैं कि सारी ताकत हमारी मरने मारने के लिए वही आगे होते हैं। इशू में भी बहुत मिस हैंडल किया गया था। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे जिसको डिसीजन लेना है, पॉलिटिकल लेवल पे 3 साल के बाद भी आज हम बैठे हुए ये डिसाइड करें कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, और भारत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक और ऐलान जंग का ऐलान कर रहा है। हम बैठे हुए यहाँ पे जिम्मेदारियों का तायुन कर रहे हैं। एक बात हम बैठे हुए यहाँ जिम्मेदारी, जब मैं आपके जगह पे आपके डोमेन में आप एक काम करूंगा, अदालतें अपने डोमेन से बाहर निकलती है, इदारे अपने डोमेन से बाहर निकलते हैं। पाकिस्तान को अपने इश्यूज के ऊपर इस वक्त फोकस है और पाकिस्तान उन्हीं में उलझा। प्राइवेट मार्च हो या दीगर चीजें हो, बहुत दूर की बात है कि हम भारत के लेवल पर आकर भारत का जो मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से देना चाहिए दे सके। वॉर मॉन्गरिंग नहीं, लेकिन दोनों ममालिक को यह सोचना चाहिए कि खित्ते के 2 अरब अवाम की जिंदगियां खतरे में हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन अगले हफ्ते मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।